मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, इस ब्रिज मणि त्रिपाठी का नमस्कार कीजिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 1962 में हिंदुस्तान और चीन के युद्ध जो लड़े गए थे, अकेले ही संगीन से 50 से अधिक चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो तिरंगा है ना दोस्तों, जो मैंने पीछे लगा रखा है, 742 साल हम गुलाम रहे। पहले तुर्कों के, फिर मुगलों के, फिर अंग्रेजों के। उसके बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ादी मिलते ही फिर इन मुसलमानों ने 1947-48 पर हमारे ऊपर कश्मीर में आक्रमण कर दिया। हमने उनको बुरी तरह से मार भगाया। उसके बाद 62 में ये जो ड्रैगन है ना, चीन, इसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो हमारे ऊपर तो आक्रमण होता रहा। चलिए अब इस ड्रैगन के आक्रमण की कहानी हम 1962 में आपको ले चलते हैं और कहानी सुनाते हैं। ये है सूबेदार परमवीर चक्र विजेता जोगिंदर सिंह। इनका जन्म 26 सितंबर 1921 मेगा जिला पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम शेर सिंह था और इनकी माता का नाम बीबी कृष्णा कौर था और इनकी पत्नी का नाम जो है गुरदयाल कौर था दोस्तों। तो पिता शेर सिंह, माता कृष्णा कौर और बीबी गुरदयाल कौर। यह 26 सितंबर 1921 में पैदा हुए थे और ये प्राइमरी की जो पढ़ाई थी इनकी अपने गांव में ही हुई। उसके बाद दूसरे गांव में ये चले गए, दरौली गांव में, जहां पर इन्होंने मिडिल पास किया। इनका बचपन में ही था कि सेना में हम भर्ती होंगे। सेना में भर्ती होने का खास कारण इनके लिए था कि एक तो देश के लिए कुछ करना, कुछ नाम कमाना, क्योंकि एक गरीब परिवार से संबंध रखते हुए और कुछ नाम कमाना किसी और भी लाइन में संभव नहीं था। एक सेना ऐसी थी जिसमें नाम कमाया जा सकता है। तो इन्होंने जो है कि 28 सितंबर 1936 में, उस समय ब्रिटिश राज था, सिख रेजिमेंट में ये भर्ती हो गए। मात्र 15 साल की अवस्था। आज तो 15 साल में पहले नेवी बॉयज में भर्ती होते थे, लेकिन अब 18 के नीचे नहीं भर्ती होते। लेकिन ब्रिटिश सेना के सिख रेजिमेंट में यह 1936 में भर्ती हो गए। उम्र मात्र 15 साल थी। उसके बाद इन्होंने, मैं भी खुद सेना में रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले बेसिक ट्रेनिंग की, जिसमें सावधान विश्राम होता है, और उसके बाद इन्होंने अपने टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें राइफलों का चलाना, जोड़ना, तोड़ना, रस्से चढ़ना, ये सब चीज़ें उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यह नौकरी करने लगे और 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बर्मा में जापानियों के खिलाफ लड़े और अच्छी लड़ाई लड़े। वो भी खत्म हो गया। तब तक हमारा देश 1947 में आज़ाद हो रहा है और हो भी गया। तो 47-48 में पाकिस्तान के कबायलियों, कबायली नहीं थे, पाकिस्तान के ही सैनिक थे, पर कबायली का ड्रेस पहने थे, वह श्रीनगर पर कब्जा करना चाहते थे। क्योंकि श्रीनगर पर कब्जा हो जाए, श्रीनगर के एयरबेस पर कब्जा हो जाए, तो वहाँ से वो जम्मू में आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं और फिर हमारे भारत माता को गुलामी के जंजीर में जकड़ सकते हैं। उनका ये सपना हमारे बहादुरों ने पूरा नहीं होने दिया। हमारी सेना की खासियत ये है, चाहे एक जवान हो चाहे 100 जवान हो, वो भागते नहीं हैं। मैदान छोड़ करके कभी भागा नहीं। अकेले ही लड़ करके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भागते नहीं हैं। कभी हमने भारतीय सेना को भागते हुए न सुना, न देखा, न भागेगी। क्योंकि मेरे घर का इतिहास है कि मेरे पिताजी भी 62 की लड़ाई में थे, 65 की भी लड़ाई में थे, 71 की भी लड़ाई में थे, हमारे चाचा 65-71 की लड़ाई में थे, मैं भी जो है कारगिल युद्ध में था। तो मेरे घर में सब लोग सैनिक हैं और इसीलिए मैं
परमवीर चक्र विजेताओं की कहानी आप लोग को सुनाने मुझे बहुत ही मजा आता है। आप लोग के साथ लाइव होने पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मेरे पूरे देशवासी मेरे सामने बैठे हैं और मैं अपने अनुभव, चाहे वह पिताजी से मिला हो, चाहे बड़े चाचा से मिला हो, चाहे अपना खुद का रहा हो, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चीन जो है हमेशा हमें दगा देता आया है। चीन के साथ हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचशील समझौता किया था। पंचशील समझौते का मतलब है कि किसी भी तरह से हम आपके रहन सहन कुछ भी चीज में दखल नहीं देंगे, चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे बाह्य मामला हो, चाहे सैनिक मामला हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हम कोई दखल नहीं देंगे और जियो और जीनो की नीति अपनाए। पर 57 में दलाई लामा तिब्बत पर यह चीन अपना अधिकार करना चाहता था। दलाई लामा जो चुपके से भारत में शरण लेने के लिए आ गए, उनको शरण दिया गया, इससे चीन बौखला गया और जो है वह अपनी फौज जो हमारा तिब्बत से लेते भूटान लेते हुए लेह लद्दाख की जो पहाड़ी हिमालय की, वही हमारी मतलब उस पार हमारा चीन देश, इस पार हमारा भारत, मैकमोहन रेखा जो है उस पर थी। लेकिन चीन तो पहले से ही दगाबाजी करता रहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन और भारत भाई भाई हैं, चीनी हिंदी भाई भाई, लेकिन वह अपनी सैनिक हिमालय पर्वत पर उतार दिया और आगे बढ़ने की तैयारी कर लेगा। जैसे ही बात हमारे प्रधानमंत्री को पता चली, उन्होंने चीन के जनरलों से पूछा कि इसको क्या किया जाए। उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे किया जाए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। एक नौकरशाह से उन्होंने पूछा तो नौकरशाह ने कहा कि जहां जहां चीनी की घुसने की चांसेस है वहां वहां पर छोटी छोटी चौकियां बना दी जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी। यह नेहरू जी ने मान लिया और उसके बाद 28 सितंबर ये मतलब नेहरू जी विश्व प्रधानमंत्री सम्मेलन लंदन में हुआ था, इसमें चले गए। उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है कुछ ऐसी जगहों से जो चीन हमारे अंदर घुस गए हैं, थाला रिज एक है, उससे चीनी सैनिकों को क्यों हम बाहर करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। उसके बाद इन्होंने 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड को आदेश दिया, मतलब जनरल साहब ने आदेश दिया, जिसमें से सिख बटालियन 7 थी, उसको भेजा गया। और उस समय हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों कि हमारे देश में जब देश आजाद हुआ है दोस्तों, तो एक जैसे किसी भूकंप आ जाता है ना, भूकंप आने के बाद सारे घर गिर जाते हैं, उसमें आदमी भी मर जाते हैं, और जब उस पर देखा जाता है तो क्या मिलता है? ईंट कुछ छड़ है, सीमेंट भी गायब है, सब कुछ गायब है। अब उससे घर एक बनाना है। जब अंग्रेज गए ना, सब लूट के जा चुके थे। हमारे पास 2-4 चीजें बची थी। एक बचा था रेलवे लाइन, जिसको उखाड़ कर नहीं ले जा सकते थे। कुछ हवाई अड्डे थे, उनको नहीं ले जा सकते थे। जो नदियों पर पुल बने थे, उनको उखाड़ कर नहीं ले जा सकते थे। और जो मकान रहने के लिए उन्होंने अपने लिए बनाया था, उसको नहीं। बाकी सब कुछ लेकर चले गए थे। हमारे यहाँ लोग प्रकृति पर निर्भर थे, कोई सिंचाई का साधन नहीं था। तो जिस 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 इंसान का घर भूकंप में गिर गया हो, तो वह सबसे पहले अपने बच्चों की रोटी की व्यवस्था करता है। वही हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने समस्या थी। क्योंकि गिरे हुए घर पर डकैती नहीं पड़ती है, तो उन्होंने जो है यही सोच करके देश में कैसे रोटी लाया जाए, कैसे पानी लाया जाए, कैसे देश का विकास किया जाए, उस पर ध्यान दिया। उन्होंने रक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि कुछ अराजक तत्व जो बदतमीज होते हैं, आग पे गिरे हुए घर के ईंट को भी लेकर के भागेंगे। उनको दया नहीं आएगी कि आपका घर गिर गया है। उसी तरह से चाइना को कोई दया नहीं आई, क्योंकि हम फिर आजाद होते ही 47-48 का युद्ध लड़े, और उसके बाद 1962 का जो है चीन ने हमारे पर थोप दिया युद्ध।
पर हमारी सेना, हमारा देश, हमारे देश के जवान कभी हार नहीं मानते। चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो। ये घास की रोटी खा लिए, नाले का पानी पी लिए, लेकिन कभी भी दुश्मन के सामने झुके नहीं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी तरह से हमारे भारतीय सैनिक, चाहे उन बर्मा का युद्ध रहा हो, चाहे 1947-48 का युद्ध रहा हो, चाहे 1962 का युद्ध रहा हो, इन्होंने कभी हार नहीं मानी, पीठ दिखा के भागे नहीं। तो अब जो है उस सिख रेजिमेंट को जो है थाला रिज पर दे दिया गया और एक इन्फेंट्री बटालियन में जो सिख रेजी थी उसमें थी। एक नामचा पोस्ट आता है, चीनू ने नामचा को जीत लिया और तवांग में वो चले जाते हैं तो उनको आसानी से और भारत की जमीन को जीत लेते हैं। लेकिन तवांग और नामचा के बीच में एक दर्रा है, एक पहाड़ी रिज है, उसको बोलते हैं क्या नाम है उसका, मैं भी याद कर रहा हूं, बुमला दर्रा। उसको बिना पार किए तवांग में नहीं जा सकते हैं। और वहीं पर हमारे प्रथम सिख रेजिमेंट की एक प्लाटून जिसमें 20 आदमी थे और जिसके इंचार्ज सूबेदार जोगिंदर सिंह थे, उन्होंने रातों रात मोर्चा खोदा और खोद करके अपने सामान रखे और वहां पर चीन से मुकाबला करने के लिए डट गए। देखिए दोस्तों, मैंने ट्रेनिंग भी जो है इन्फेंट्री में तो नहीं रहा हूं, मेडिकल में रहा हूं, लेकिन मैंने ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से सीखी है। एक आई टाइप का मोर्चा होता है, एक डब्ल्यू टाइप का होता है, एक वी टाइप का होता है। तो आई टाइप का मोर्चा ऐसे सीधे खोदा जाता है जब दुश्मन का कोई बम का गोला, चाहे आर्टिलरी का हो, चाहे मोटर्स का हो, यदि हम 1.5 फीट के करीब चौड़ाई या 2 फीट रख लीजिए चौड़ाई में मोर्चा खोदते हैं, तो उसके 1 फुट उधर या 1 फुट इधर यदि बम गिरता है तो मोर्चे में रहने वाले को कोई नुकसान नहीं होता है। डब्लू वाले में भी यही है, डब्लू आकार का खोदते हैं, उसमें भी आगे पीछे बम गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने अपने मोर्चे खोद रखे थे, अपनी गनें लगा रखी थी। और एक चीज और बता दूं, मैं भी जब ट्रेनिंग कर रहा था, आज तक मुझे याद है और आज भी शायद वही नियम होगा, एक गोली एक दुश्मन। कभी भी अपनी गोली को बर्बाद नहीं करना। जब दुश्मन अपने रेंज में आ जाए तो एक गोली चलाना और एक दुश्मन को खत्म कर देना। यही हमारे वेपन ट्रेनिंग का उद्देश्य है। दोस्तों, चीनी सेना जमवाड़ा कर ली, 200 चीनी सेना जो है चली। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने साथियों से कहा कि देखो दोस्तों, अपनी गोली अभी नहीं चलाना, जब ये हमारे रेंज में आ जाए, हमारे राइफल के रेंज में आ जाए तब चलाना, क्योंकि हमारे पास गोला बारूद बहुत कम है, एक गोली एक दुश्मन होना चाहिए। इनके साथियों उनकी बात मान ली। और जब 200 चीनियों का लहर चला, 3 लहर, लहर का मतलब ये है, कई बार मैंने देखा है लहर कहा जाता है, जैसे समुद्र में एक लहर आती है फिर वापस हो जाती है, फिर दूसरी आती है, वो भी वापस फिर, इसी तरह से यह 200 सैनिकों का जो जत्था जो है हमारे जो है बामला पोस्ट की तरफ बढ़ा। जैसे ही हमारे रेंज में आए, हमारे सैनिकों ने, उस समय की राइफल क्या थी, कोई SLR नहीं था, स्नैपर नहीं था, हमारे पास LMG थी, 2 इंच मोटर थे और हमारे पास बोल्ट एक्शन राइफल थी, जो आज होम गार्ड वाले लेकर घूम रहे हैं, वही हमारे सेना के पास था। क्योंकि सेना के बारे में नेहरू ने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। जैसे ही चीनी सैनिक आए, तैसे हमारी भारतीय सैनिकों ने तड़ातड़ फायर शुरू कर दिया और गिरते चले गए। पर चीनियों के बारे में हमने सुना है कि जैसे ही 50 गोली निकली, एक पैर सर पर रख करके और भाग लिए। ये 200 सैनिक जो है, जिसमें से 40-50 घायल हो गए होंगे, कुछ मर गए होंगे, ये भाग लिए। अरे बाप रे बाप कर करके भाग लिए, भागो रे भागो। उसके बाद ये जब पीछे गए, रेडियो सेट होता ही है, सूचना दी, अरे साहब वहां से तो फायर बहुत तगड़ा गया, हम भाग लिए। तो फिर एक कुछ समय के बाद, यह 23 अक्टूबर की बात है दोस्तों, मैं बताना भूल गया, 23 अक्टूबर सुबह 5:30 बजे उन्होंने आक्रमण किया था। ये भागे, फिर ये इकट्ठा हुए, फिर 200 सैनिक इकट्ठा हुए
फिर ये चले, जैसे ही चले उद्देश्य वही था कि एक गोली एक दुश्मन। लेकिन पहले वाली लड़ाई में कुछ हमारे सैनिक भी मारे गए। कारण क्या है कि जब ये मूव करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, आर्टिलरी का तोपखाने का फायरिंग डालते थे और मोटर्स का फायरिंग डालते थे। मैंने पिछले वीडियो में मोटर का भी फोटो दिखाया है, आर्टिलरी का भी दिखाया है, फिर भी दिखा दूंगा मैं। एक पाइप होती है, उसमें गन डाला बम डाली जाती है और वह यूं नाचते हुए डिग जाती है। वो ऊपर जाती है और जिस डिग्री पर, जितनी दूरी पर उसको डालना है, वो सीधे लड्डू के माफिक आके गिरती है। जबकि आर्टिलरी की गन जो है ऐसे 45, 60, 30 पर फायर करती है। आगे कोई पहाड़ी आ जाएगा तो गोला उसका टकरा जाएगा। लेकिन ये मेरा हाथ है, यहाँ दुश्मन छुपा हुआ है, यहाँ हम हैं, अब उस पर डालना है तो आर्टिलरी मारेगी ऐसे ऐसे, तो उसका गोला ऊपर निकल जाएगा, दूर चला जाएगा। लेकिन मोटर्स जो है यहां से वो फायर करता है, इसका गोला यूं निकलता है और यूं जा करके दुश्मन के सर पर गिरता है, जिसके कारण हमारे कुछ सैनिक घायल हो गए और कुछ मारे गए। दूसरा अटैक फिर उन्होंने किया, फिर हमारे सैनिकों ने ऐसा ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर ये भागे। तब तक हमारे सैनिक जो है, जो 20 थे, जिसमें से 17-18 खेत हो गए या बहुत ज्यादा खेत मतलब मारे गए या बहुत ज्यादा घायल हो गए। फिर कुछ देर के बाद चीनियों का तीसरा जत्था चला। जब तीसरा जत्था फिर 200 का चला, फिर इनके पास अब 2-3 ही आदमी रह गए, इन्होंने लड़े। इसी बीच दूसरे जत्थे के बीच में इनका गोला बारूद तकरीबन 95% खत्म हो गया। रेडियो सेट से जोगिंदर सिंह ने पीछे समाचार दिया कि हमें गोला बारूद भेजा जाए, क्योंकि चीनी जो है हर जत्थे पर जत्थे लहर पर लहर आ रहे हैं और हम उनको भगा दे रहे हैं। बहुत से मारे गए हैं, लेकिन अब हमारे पास 5% ही गोला बारूद रह गया है। उधर से संदेश आता है कि हाँ, अब यह संभव नहीं है, क्योंकि एक माइनस टेम्परेचर डिग्री जो हिमालय की चोटी है वहां पर हैं। इनके जूते भी स्नो वाले नहीं हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, खाने का भी सामान ठीक से नहीं है। कितना कोई लड़ेगा दोस्तों? जब सेना को आप अच्छा चीज नहीं दे पाओगे तो सेना जो है भूखे पेट कब तक लड़ेगी? और 4 दिन का राशन लेकर भेज दिए गए। हमारे जो ट्रक जाते थे, पुराने जमाने के ट्रक थे, वो हैंडल मार के स्टार्ट किए जाते थे। कुछ दूरी पर जाने पर चढ़ाई नहीं चढ़ पाते थे, हमारे एमुनेशन लेकर नहीं जा पाते। हमारे पास एमुनेशन की कोई फैक्ट्री नहीं थी, हम पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। तो उनको जवान, इधर से ट्रक स्टार्ट होता था, गियर लगाया जाता था और रस से पकड़ करके खींच करके उनको ट्रक को ले जाया जाता था। और उसके बाद वहां से पहाड़ियों पर पीठ पर चाहे राशन हो और चाहे गोला बारूद हो, उसको ला करके मोर्चों में पहुंचाया जाता था। मैंने देखा है, भीम पोस्ट को देखा है, वहां पर मैं रहा हूं, तो कुछ भी हो वो पीठ पर ही लाद के ले जाया जाता था। अब इनके पास 4 दिन का राशन था। तो अब जब तीसरा जत्था आया तो इनके कुछ सैनिक बचे हुए थे और फायर करते करते इनका सब कुछ खत्म हो गया। और इन्होंने देखा कि मरना तो हमको है ही, चीनी हमको ऐसे भी मारेंगे। एक खाइयों से निकल पड़े और बंदूक के आगे, राइफल के आगे एक बैलेट लगता है जिसको चाकू कहते हैं, चाकू का बैलेट कहे, इन्होंने एकदम आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी, घोप निकाल। तो उनमें से बहुत से सैनिकों को मारा और मेजर सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अकेले ही 50 चीनियों के शरीर में बैनट घोंप घोंप के मारा। और अंत में उनकी संख्या ज्यादा थी, इनको पकड़ लिया गया और इनको भी एक गोली लगी थी। और उसके बाद भी जब दुश्मन पकड़ लेता है तो हमारे साथ क्या बर्ताव करता है यह बताने की जरूरत नहीं है। इतने घायल हो गए थे कि इसमें यह नहीं पता चला कि यह चीन में चले गए थे या रास्ते में ही जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। उसमें से 1-2 सैनिक भाग करके हेडक्वार्टर में आ गए थे और पूरी कहानी बताई। ये सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद 20 नवंबर को युद्ध बंद हो जाता है। चीन अपने तरफ से सीज फायर की घोषणा कर देता है, युद्ध बंद हो जाता है। और जो हमारे सैनिक बताए हैं कि पता चलता कि सूबेदार जोगिंदर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मरणोपरांत 17
मई 1963 को 1962 के युद्ध के लिए उनको हिंदुस्तान का सेना की तरफ से जो अवार्ड मिलता है, परमवीर चक्र से उनको नवाजा। जब चीन ने सुना कि सूबेदार जोगिंदर सिंह को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा है, तो जो उन्होंने इनके शरीर को जलाया था, उनकी अस्थियां भारत सरकार को सौंप दी और ऐसे सूरवीर योद्धा के सामने वो भी नतमस्तक हो गए। एक चीज बता दूं, राणा प्रताप जब कभी लड़ते थे और किसी के तलवार नहीं होती थी तो एक तलवार उसको दे देते थे और कहते थे अब लड़ो। हत्या पर वार नहीं करते थे। तो कोई भी वीर होगा तो वह जो है वीरता का सम्मान करेगा। चीन ने जो है उनकी अस्थियां दी और इनके जो है मोगा जिला में कलेक्ट्रेट के सामने इनकी एक समाधि बनाई गई, स्टैचू लगाया गया और हमारे जो भारत सरकार के जो तेल टैंकर हैं, उन्होंने भारत के 15 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अपने टैंकरों का नाम रखा और उनसे तेल ढोते रहे और 25 साल बीतने के बाद उनको सर्विस से डिकमीशन कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र के ऊपर है। अगले वीडियो फिर बनाऊंगा। आज नया साल है, 1 जनवरी 2024, नए साल का मुबारक सबको मैं देता हूं और इस सूबेदार जोगिंदर सिंह की कहानी आपको सुनाता हूं। तो आप लोग से बात करके इस वीडियो को मार्फत मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि जो मेरे सैनिक भाई देखते होंगे वो जरूर कहते होंगे कि वीडियो बनाने वाला खुद एक सैनिक है और सच्चाई सामने डाल रहा है, चाहे आई टाइप का मोर्चा हो, चाहे डब्ल्यू टाइप का मोर्चा हो, चाहे वी टाइप का। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं और आप लोग जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं उससे मेरे दिल में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और युद्ध के मैदान में, क्योंकि हमने भी पोस्ट पर दीपावली के दिन बर्फ पर स्नो मैट बिछा करके और दीपावली हम लोग 3 आदमी थे, उसको जो भी आप जानते हैं कैसे मनाया जाता है, तो हम लोगों ने मनाया। दुश्मन से हम डरते नहीं, हम भागते नहीं हैं, हमारे जवान भागते नहीं। अरे जान ही तो जाएगी, जान तो कभी तो जानी जानी है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही वापस बुला। लता मंगेशकर का एक गाना है, एक ने 10 को मारा, फिर कहे कि अब हम चलते हैं। खुश रहना देश के वीरों, अब तो सफर हम करते हैं। तो उन गानाओं को सुन करके वही वर्दी वही। तो मेरे देशवासियों, आप भी इसी देश के हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, आप भी एक योद्धा हैं। बस मौका नहीं मिलता है, नहीं तो बहादुरी आपकी दिखेगी। क्योंकि मैं भी कोई स्पेशल नहीं, सूबेदार जोगिंदर सिंह कोई स्पेशल नहीं, मेजर शैतान सिंह कोई स्पेशल नहीं, एल्बर्ट एक्का कोई स्पेशल नहीं, लेकिन जब समय आया तो स्पेशल बन गए। जैसे राणा प्रताप बन गए, शिवाजी बन गए, वीर अब्दुल हमीद बन गए। अभी उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं कईयों पर बनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं और गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।